लास्ट लेक्चर में देखा था न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें देखा था कि सर हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स की दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है विद अ डिफाइनाइट फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू थी सर F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी मतलब क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि सर दो ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है m1 और m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर r है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। m1 को m2 अट्रैक्ट करेगा, m2 को m1 अट्रैक्ट करेगा। अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर m1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, कितना लग रहा है बिकॉज ऑफ m2, तो मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप मुझसे पूछते हो m2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो मैं बोलूंगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये लगने वाला है। अपन टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना होगा ये निकालना है अभी। ठीक है, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। देखो सपोज अगर एक एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये सिनारियो है। ये है अर्थ, ठीक है, यहाँ पे है सर एक पेड़ और यहां से एप्पल आ रहा है नीचे। तो एप्पल अगर नीचे आ रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं तो क्यों एप्पल नीचे आ रहा है, तो आप बोलोगे सर एप्पल पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से एप्पल कहां पे मूव हो रहा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो न्यूटन का एक लॉ है, 9th स्टैंडर्ड में अपन पढ़ते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसमें हम बोलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो उससे डिराइव होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। मतलब इस एप्पल पे अगर आप मुझे पूछो कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एप्पल का एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें मैं अगर थोड़ा चेंज करूं, ये फोर्स कौन सा है सर? किस फोर्स की वजह से एप्पल मूव हो रहा है? तो मैं बोलूंगा सर ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट का मास m, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया? ग्रेविटी की वजह से, तो मैं इसको लिख दूंगा mg। तो F इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, अब ये चौक है, इसको मैंने यहां से रिलीज किया। तो अगर आपने मुझे पूछा कि सर इसका एक्सेलरेशन कितना था, तो मैं बोल दूंगा g, स्मॉल g। ठीक है, अभी इसका वैल्यू कितना आता है वो अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक ऑब्जेक्ट है एप्पल और एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, तो सर वैल्यू क्या आएगी? तो फोर्स आएगा F इज इक्वल टू जी मास ऑफ एप्पल मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? तो दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ अर्थ। देखो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, उसके ऊपर 2 4 फीट 10 फीट पे वो अपन ऐड नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होती है? तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है? जी होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या है सर, न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स कितना लग रहा है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जी क्यों लिख दिया? क्योंकि वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आया। न्यूटन का अगर मैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाऊं, तो फोर्स कितना लग रहा है एप्पल पे? जी m, मास ऑफ एप्पल, मास ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्स जो है ना, वो दोनों इक्वली आएंगे, दोनों इक्वली आएंगे ना। m इंटू जी इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ एप्पल। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूं, m a इंटू जी इज इक्वल टू क्या आएगा? ये g मास ऑफ एप्पल कैपिटल M मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन में लाइक टर्म्स कैंसिल होते हैं, तो मास ऑफ एप्पल कट हो गया, तो आपका g का वैल्यू आया g m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ द अर्थ कितना है?
6 × 10⁻²4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 का ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हर जो ऑब्जेक्ट ऊपर से रिलीज करने के बाद नीचे आ रही है, कहाँ मूव हो रही है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिस एक्सेलरेशन से मूव हो रही है वो अपने को मिल जाएगा जी। तो इसका देखो कैलकुलेशन अगर करें तो इसका वैल्यू अगर डायरेक्ट बोलूं या फिर सॉल्व करके बोलो 6.67 इंटू 6 जो होता है, देखो -11 + 24, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻13 डिवाइड बाय 6.67 इंटू 6 होता है 40.02, कर लेना कैलकुलेटर पे, यही आएगा, अपॉन 6.4 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 40.96 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर कितना होगा, 10⁻36 नहीं होगा, 10⁻12 होगा, तो मैं ये लिख देता हूँ 10⁻12, ये 13, ये 12 नीचे, ये 12 ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट होगा, और ये जो रेशियो है ना इसका वैल्यू आएगा 0.977 इंटू 10, 13 - 12, तो आपका आंसर आता है फाइनल आंसर G इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अपन राउंड अप करके लिखेंगे, G इज इक्वल टू आपका आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सेंटर की तरफ मूव हो रही है, रिलीज करने के बाद हर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी भी ऑब्जेक्ट लेने दो, क्योंकि G का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड है, देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं है। ये चौक लो या फिर ये चौक लो, दोनों को मैं रिलीज करूंगा तो दोनों का एक्सेलरेशन आएगा 9.8, इसका ज्यादा आएगा इसका कम। ये बेंच ले लिया, बेंच उठा लिया एक साइड में और एक साइड में चौक है, दोनों को रिलीज किया तो दोनों का एक्सेलरेशन 9.8 आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। कितना आया 9.77, राउंड अप करके लिखा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोल देंगे अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे किया, पहले लगा दिया न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू m है, चौक नहीं, एप्पल नीचे आ रहा था, एप्पल को पूछ लिया भाई तेरे पे कितना फोर्स लग रहा है, एप्पल ने बोला मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि Gma इंटू m अपॉन r स्क्वायर, यही फोर्स लग रहा है। हाँ, ये फोर्स जो है ना एप्पल पे लगा रहा है अर्थ और अर्थ पे लगा रहा है एप्पल, तो अर्थ एप्पल की तरफ मूव क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन ये है सर कि सर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, एक्सेलरेशन जो होता है ना वो रहता है F/m, तो अर्थ का मास इतना ज्यादा है तो अर्थ ऑलमोस्ट 0 एक्सेलरेशन रहेगा अर्थ का। एप्पल जो है उसका मास कम है, ठीक है, तो वो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होगा। किसी ने पूछ लिया किस एक्सेलरेशन से मूव होगा, तो Gm अपॉन आर स्क्वायर, गुड मॉर्निंग अपॉन आर स्क्वायर, उसका वैल्यू आया 9.77, राउंड अप करके लिखा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझा इतना। अभी देखो क्या करेंगे अपन, अभी अपन इसमें G का फॉर्मूला लिख देंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो G का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Gm अपॉन आर स्क्वायर, गुड मॉर्निंग अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो G है ना दो चीजों पे डिपेंड है, G डिपेंड्स ऑन m, मतलब क्या, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट, और दूसरा है एंड r मतलब क्या, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर को मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी देखो दो प्लैनेट है मेरे पास, ये एक प्लैनेट है जिसका मास है m, ये एक प्लैनेट है उसका भी मास m है, लेकिन इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है 2r। इस प्लैनेट का नाम दे देते हैं a, इस प्लैनेट का नाम दे देते हैं b। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे ज्यादा रहेगा, तो देखो इस प्लैनेट के लिए लिखेंगे Ga इज इक्वल टू Gm, गुड मॉर्निंग, अपॉन रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर। Gb क्या आएगा, G
एम अपॉन 2r का स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये तो हो गया सर जी ए। मतलब जी बी इज इक्वल टू जी ए बाय 4। मतलब प्लैनेट बी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 टाइम्स कम होगा किससे, प्लैनेट ए से। सेकेंड एक और केस अगर ले, ये एक प्लैनेट ले लो, इसका मास m, रेडियस r, ये अपना ए प्लैनेट। यहाँ पे एक दूसरा प्लैनेट बना दिया, उसका भी मास m और रेडियस है r/2। ठीक है, तो g निकालो। तो g ऑफ a कितना होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी ऑफ b कितना होगा जी एम अपॉन r/2 का स्क्वायर कितना होगा आर स्क्वायर अपॉन 4 गया ऊपर, तो ये हो गया 4gm अपॉन आर स्क्वायर। मतलब फर्स्ट वाले के कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो मैं लिखूंगा जी बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स जी ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। समझा। अगर मास अपन डबल करते हैं, मास सपोज इसका मास मैं 2m कर देता, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डबल हो जाता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ पे क्या हो जाता है डबल। तो ये जो g है ना g, अगर आप मुझसे पूछते हो अगर कि सर g का वैल्यू अर्थ पे फिक्स है क्या, क्योंकि अर्थ का तो मास फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है, तो मैं बोलूंगा भाई नहीं, g का वैल्यू भी चेंज होता है। उस टॉपिक का नाम होता है वेरिएशन इन g। वो कैसे चेंज होगा वो मैं अभी उसका अगला वीडियो बनाऊंगा। पहले समझ लो g क्या था, ये g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट होता है सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g मतलब क्या होता है कैपिटल G, कैपिटल G मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अगले वीडियो में अपन देखेंगे वेरिएशन इन जी। ठीक है, थैंक यू।